नमस्कार। मैं आचार्य अनुपम जौली अपने रहस्यधारा चैनल में कुछ दिन पहले अक्षय तृतीया के दिन एक वीडियो जारी किया था मैंने कि व्यक्ति कैसे जाने कि ये कुंडली देखकर कि व्यक्ति जीवित है या मृत है। तो उस पे बहुत सारा आप लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे मेरे पास फोन आए और जिनके को बिल्कुल सही साबित हुआ उनके भी बहुत सारे फोन आए। परंतु मेरे कमेंट्स में कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे और जो हो स्वाभाविक है, जिनको रिजल्ट नहीं मिला वो नेगेटिव ही देंगे। तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए तो मैं उसके संदर्भ में कंटिन्यूटी में आज ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा इस बात को समझेगा। आज मैं एक विधि और भी दूंगा उस विधि के साथ साथ। पर क्यों बनाया मैंने, मेरे जैसे किसी ने कुछ ऐसा लिख दिया कि फेक है आपका, तो मैं पहले थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर जो मैंने विधि इस्तेमाल की है उसका सोर्स भी बताऊंगा। और पहले प्रश्न ज्योतिष कैसे काम करता है उसको भी समझना जरूरी है। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे दोनों लिंक होंगे। एक तो पिछले वीडियो का भी होगा जो लोग नए देख रहे हैं, और क्योंकि नई विधि भी बता रहा हूँ तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगी बात। और दूसरा मेरा एक वीडियो है जो दूसरा लिंक जो है वो रमन शास्त्र का इंट्रोडक्शन है, जिसमें प्रश्न शास्त्र काम कैसे करता है। तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो ऑकल्ट साइंसेस हैं वो काम कैसे करती हैं। जस्ट फॉर फन तो नहीं हो सकता इसके अंदर। प्रश्न की गंभीरता बहुत जरूरी है। और हमारे ज्योतिष के अंदर जो वैदिक ज्योतिष है, जो पारशर मुनि का ज्योतिष है, वो उसमें आप जन्म पत्रिका का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बता सकते हैं। पर प्रश्न कुंडली सिर्फ प्रश्न पर आधारित होती है। कृष्णामूर्ति जी खुद कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति आपके सामने बैठा है उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स जो आसमान में ऑपरेट हो रहे हैं वो उत्तर देंगे आपको, संकेत उत्तर मिलते हैं। तो ये संकेतों को पकड़ने की विधि प्रश्न कुंडली है। इसमें बहुत तरह की प्रश्न कुंडलियों के सिस्टम होते हैं। मैं रमल से करता हूँ, केपी से करता हूँ प्रश्न का। और आज जो मैं उत्तर देने जा रहा हूँ, जब तक आपको वैलिड संदेह हो, तो मेरे केस में जो व्यक्ति थे वो घर से एक दिन निकले और वापस नहीं लौटे। और वो कई दिन तक इंतजार किया, उन्होंने रिश्तेदारों में पूछा, सब कुछ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, ज्योतिषियों के चक्कर काटे, मेरे पास आए। तो जब आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, जिसको हल नहीं मिल रहा होता तो वो जाता है। तो ऐसे ही वो मेरे पास भी आए। तो क्योंकि कई दिन बीत चुके थे और वो गायब थे उनकी, तब इस विधि को हमने लगाया और सत्य भी पाया, क्योंकि कुछ दिन बाद उनकी लाश मिली कहीं पर। तो वो घर से डिप्रेशन में निकल गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। हालांकि ये सब बोलते मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि मेरे जानकार लोग थे जिनकी मैं कहानी बता रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को पहले तो ये सोर्स बताऊंगा कि जिसके थ्रू मैंने इसको लिया है। और मैंने यही विधि क्यों ली, दूसरी विधि भी उस दिन मैं पढ़ा सकता था, क्यों नहीं पढ़ाई, और आज दूसरी विधि लेनी पड़ रही है मुझे। आपको दोनों विधियों का पूरा सोर्स बताता हूँ। और जो पहले तो जिस विधि को मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है उसके बारे में बताता हूँ, जिससे आप लोग भी उसे खोजें, देखें, समझें चीजों को। मैंने मेरे इस स्लाइड के अंदर दो मतलब अलग अलग पुस्तकों का फोटो दी है। जो ऊपर वाला जो चित्र है वो चित्र नेमिचंद शास्त्री का भारतीय ज्योतिष पुस्तक के मतलब 441 नंबर पेज पर स्थित है। तो ये उसी का ही मतलब चित्र है जो ऊपर वाला है। तो यहाँ पर भारतीय ज्योतिष पुस्तक बहुत फेमस है। 1980-90 के दशक में जो भी ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करना चाहता था तो उनके लिए ये मील का पत्थर साबित होती थी। आज तो अनगिनत किताबें हैं, तब लिमिटेड किताबें हुआ करती थी। उन लिमिटेड किताबों में इसका मतलब स्थान बड़ा उच्च था नेमिचंद शास्त्री का। और ये जो पूरी पुस्तक उन्होंने लिखी है, उसके बाद उन्होंने संदर्भ ग्रंथों की सूची भी दी है। और संदर्भ ग्रंथों की सूची दी है, उस सूची के अनुसार उन्होंने ये मतलब जिससे सब चीजें ली भी गई हैं। तो ग्रंथों के आधार पर ही उन्होंने बहुत ही जीरो से पूरे ज्योतिष को समझाने की चेष्टा की है। उसमें षोडश वर्ग से लेकर सभी बातें, उसमें पूरा ज्योतिष का शिक्षण है। अच्छी पुस्तक है। तो ये ऊपर की पुस्तक का जो चित्र है, जिससे मैंने विधि नंबर 1 ली है। विधि नंबर 2 आज लूंगा, है ना, आप लोगों की डिमांड पर। अब बात यह है कि जो नीचे वाली पुस्तक है वो भी मेरे पास आई थी, इसलिए मैंने ली है। तो उस पुस्तक में क्या है, पुस्तक का नाम है ज्योतिष फलिश मंजूषा। ये तो पुस्तक का नाम है, ये मैंने इसमें टाइप किया है अपने स्लाइड बनाते हुए। और यहाँ पर भी ये मैंने टाइप किया है, पेज नंबर 441, भारतीय ज्योतिष नेमिचंद शास्त्री। पुस्तक का तो यही चित्र है। तो इस चित्र में लेखक हैं स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज, और 165 नंबर पेज है ज्योतिष फलिश मंजूषा के। तो इसमें भी सेम विधि लिखी है। और ऊपर वाले में तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया उस समय का, जब उन्होंने किताब लिखी होगी उस समय का एक एग्जाम्पल देकर समझाया। और जो नीचे वाला उसमें एग्जाम्पल नहीं है पर विधि सेम है,
और दोनों की भाषा भी अलग है, अलग अलग लेखक हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रमाणित विधि थी। जो दूसरी विधि थी वो जो मैंने आपके पिछले वीडियो में ले सकता था, नहीं ली, उसका एक छोटा सा कारण था, वो कारण भी बताता हूँ। और दोनों विधियों को मैंने मतलब दूसरी विधि को भी उस पर लगाया, अपने दोनों चार्ट पर, और दोनों चार्ट पर उत्तर सेम है। मतलब जो पहले आया दूसरे से विधि से वही आया। अब मैंने क्यों नहीं ली थी उसका भी कारण फटाफट बताया, तो फटाफट आपको नॉलेज की तरफ लेके चलता हूँ। तो दूसरी विधि में क्या लिखा है, पहली विधि जो आपने, जो लोग नए लोग हैं वो सुन लें। इस प्रश्न में जन्म लग्न, अष्टम स्थान की राशि, मतलब जन्म लग्न की राशि, अष्टम स्थान की राशि और प्रश्न लग्न की राशि, इन तीनों को जोड़ना है। और जोड़कर जो आपकी जन्म लग्न की कुंडली है उसका अष्टमेश जहां बैठा है उस राशि से गुणा करना है ना। ये लिखा है जन्म कुंडली के अष्टमेश की राशि संख्या से गुणा कर, फिर उससे लग्नेश जहां बैठा है उस राशि संख्या से भाग देना है। और जो शेष बचेगा वो अगर विषम है तो व्यक्ति जीवित है, और अगर सम है तो व्यक्ति मृत है। तो ये हमें अपने नहीं कि मैं तो जिंदा हूं और मेरे लग रहा है, नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा। आपको जहां संशय होता है वहीं प्रश्न कुंडली का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए एक महिला ने मुझसे पूछा कि मेरे बेटे का पूना में एडमिशन हो गया और बॉम्बे में एडमिशन, दोनों जगह हो गया। बच्चा इंटेलिजेंट था, मेहनत की थी और दोनों अच्छे कॉलेज थे। और मैंने कहा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप डिसीजन ले लीजिए, मेरे से मत पूछिए, दोनों में जो कॉलेज अच्छा है। कहते दोनों ही अच्छे हैं पर मेरे बच्चे के लिए कौन सा अच्छा है। तब मैंने रमल के पासे डाले, एक पूना कॉलेज के लिए डाले और एक बॉम्बे कॉलेज के लिए डाले। तो उसमें जो अच्छा आया मैंने वो बताया, बच्चा उससे पढ़ भी चुका है, अब तो उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए। तो कुल मिलाकर बात है कि ऐसी बातें प्रश्न लग्न बड़ा अच्छे से उत्तर दे देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरी विधि जो थी, इन्होंने इसका एग्जाम्पल से समझाया भी है। दूसरी विधि जो है, जो आज मैं लेने जा रहा हूँ, उसमें लिखा है जन्म लग्न, प्रश्न लग्न और जन्म कुंडली के अष्टमेश की राशि, इन तीनों को जोड़ना है। ठीक है। और जो गुणा करना है उसी अष्टमेश की राशि से ही गुणा करना है। तो जो योगफल आए उसमें अष्टमेश की राशि से गुणा करना चाहिए। और गुणनफल में जो प्रश्न लग्न है, प्रश्न पिछली बार प्रश्न लग्न का सिर्फ लग्न की संख्या ली थी, उसमें गणित हो गई थी। अब प्रश्न लग्न की संख्या तो ले ही रहे हैं, साथ में सूर्य जहां बैठा है उस राशि, जिस राशि में बैठा है उस नंबर को भी लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मुझे गलती फील हुई, यहाँ पे लिखा है प्रश्न समय में सूर्य जिस नक्षत्र पर हो उसकी संख्या से भाग देना है। पर नीचे जो उदाहरण दिया है उसमें नक्षत्र संख्या का जिक्र भी नहीं है और मतलब उसकी राशि संख्या का जिक्र है। तो या तो टाइपिंग मिस्टेक है, पर बड़ी मजेदार बात यह है कि बड़ी चमत्कारिक बात है। इस वीडियो को जब बनाने लगा तो चमत्कार ईश्वर अपने आप ही कराता है। चमत्कार की बात यह है कि मैं एग्जाम्पल तो पुराना वाला ही ले रहा हूँ। अब जब पुराना वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो क्योंकि सूर्य इस समय आप सबको पता है कि मेष राशि में स्थित है, तो हमारे इंडियन साइंस के अंदर जो 21 मार्च को सूर्य मेष में नहीं जाता, 14-15 अप्रैल को जाता है और 1 महीना रहता है। तो सूर्य मेष राशि में ही है, तो संख्या 1 हो गई। चलो ये बात भी सही है। पर जो नक्षत्र है, नक्षत्र तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व, फल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र की 27 संख्या होती होगी। और सूर्य जिस नक्षत्र संख्या पे होगा उससे भाग देना होता होगा। यहाँ सचमुच वो गलत लिखा गया है, पर मेरे केस के अंदर बाई चांस सूर्य 12 डिग्री कुछ मिनट का भी आपके सामने रखूंगा, आप देख लेना। तो और नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो अश्विनी नक्षत्र पे सूर्य, मतलब नक्षत्र की संख्या भी 1 है, राशि संख्या भी 1 है। चाहे ऊपर का सही मानो या नीचे का सही मानो, दोनों में उत्तर 1 ही आने वाला है। तो बिना देरी करे आपको दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ। दूसरी स्लाइड पे जाने से पहले आपको निमिचंद शास्त्री की पुस्तक भी दिखा देता हूँ और आपको क्लोजअप में भी ले लेता हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो इन विधियों का वो भी ले सकता है। ये निमिचंद शास्त्री की पुस्तक का चित्र है जो कवर पेज है और उसके 441 नंबर पेज है। इसको मैं थोड़ा सा क्लोजअप में ले रहा हूँ। आप लोग जो भी इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसमें दोनों विधियां उदाहरण से समझा रखी हैं। मैंने तो अपने उदाहरण लिए और इसके अंदर जो इन्होंने उदाहरण दिया उसको भी आप देख सकते हो। तो चलिए, क्योंकि ये एक प्रमाणिक पुस्तक थी और ऐसी कोई बात नहीं, पुस्तकें आज अनगिनत है। तो इसके बाद हम तीसरे उसमें जाते हैं। ये मेरे पिछले वीडियो से संबंधित है और बड़ी मजेदार बात यह है कि पिछले वीडियो की विधि मैंने
इस चौखाने में डाल दी, और अब जो नया वीडियो बना रहा हूँ उसकी विधि इस चौखाने में थोड़े बड़े साइज में डाली है। तो पिछला जिन्होंने वीडियो देखा है वो तो सब लोग समझते हैं। तो मैं फटाफट बता देता हूँ। ये मृत व्यक्ति को मैंने पहले लिया। उसमें जीवित व्यक्ति में पुरानी विधि नहीं लेंगे। पहले पुरानी विधि नई विधि दोनों में अंतर क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। पुरानी विधि ये है कि ये जन्म लग्न का 7, अष्टम राशि का 2 और प्रश्न राशि का 2, इन तीनों को जोड़ा 11 आया। और जो अष्टमेश है जन्म लग्न का, वो शुक्र है और वो बाई चांस 7 नंबर में बैठा है स्वग्रही होकर। और अष्टमेश की राशि इसमें लग्न में बैठा है बाई चांस, आपकी कुंडलियों में कुछ और होगा। तो 11 इंटू 7 77 आया। 77 को लग्नेश की राशि से भाग देना है। यहाँ पर लग्नेश अष्टमेश एक ही ग्रह है, तो वो लग्नेश की राशि 7 ही आ गई। तो 7 को 77 से भाग दिया, 77 में भाग दिया तो 0 बचा। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सब में सबका मतलब यह है कि व्यक्ति मृत होगा। किसी का एक उत्तर भी था कि सर 0 आगे तो क्या होगा, वो तो मैंने ले ही रखा है 0 आएगा तो इसलिए वो प्रश्न थोड़ा बेमाना था। कई तरह के प्रश्न, सबके अपने अपने प्रश्न होते हैं, सबके अपने अपने विचार के अनुसार होते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, है ना। तो यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न, दूसरी विधि जो अभी हमने नई सीखी है, उसमें प्रश्न लग्न की संख्या, मतलब सॉरी जन्म लग्न की संख्या, प्रश्न लग्न की संख्या और यहाँ पर अष्टमेश की संख्या। अष्टमेश वही शुक्र 7 हो गया। तो जन्म लग्न, प्रश्न लग्न और अष्टमेश जन्म लग्न के, वो बना 16। और इस 16 को अष्टमेश से गुणा करना है। तो ये जो लास्ट 7 है इसी से गुणा करना है। तो यहाँ पर जब हम अष्टमेश से गुणा करेंगे तो 112 आएगा। अब 112 को सूर्य की राशि से भाग देना है। अब ये सूर्य राशि कहीं भी हो सकती थी, मतलब यहाँ पर बैठा हो सकता था, क्योंकि मैंने वीडियो भी बनाया। अच्छा, आपको ना एक सूत्र और देता हूँ। वैसे तो आप सब लोग ज्ञानी हैं। हमारे सारे जो त्योहार होते हैं वो ब्रह्मांड की क्वालिटी बेस्ड होते हैं, मतलब आसमान में कुछ अच्छा घटता है और हमारे त्योहार होते हैं, कुछ भी घटता है। तो हमारा जो अक्षय तृतीया त्योहार है, जिस दिन मैंने पहला वीडियो जारी किया और आपको बहुत अच्छा लगा, तो वो दिन क्यों होता है अक्षय तृतीया? साल में एक दिन जो अक्षय तृतीया आता है, अक्षय का मतलब जिसमें क्षय ना हो। चलिए, तो उस दिन राजस्थान में शादियां करने का रिवाज है, अबूझ मुहूर्त माना गया। अबूझ का मतलब जिसमें बूझने की जरूरत नहीं, किसी पंडित से भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो अबूझ क्यों? उसमें आत्मा का कारक सूर्य और मन का कारक चंद्रमा दोनों उच्च के होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों उच्च के होते हैं। तो ये क्योंकि उस दिन रिलीज किया था, बनाई कुंडली मैंने, मतलब मेहनत मैंने एक दिन पहले की होगी। तो अभी तो ये अमावस्या की कुंडली होगी, क्योंकि चंद्रमा 2 डिग्री का है, सूर्य 12 डिग्री का है और 12 डिग्री के अंदर अमावस्या होती है। जब सूर्य से आगे बढ़ता है चंद्रमा तो प्रथमा 12 डिग्री तक। तो ये सब लोग आप जानते होंगे। तो यहाँ पर जब वो आगे बढ़ता है, जब तीसरे दिन आपके वृषभ राशि में आ जाता है, तो चंद्रमा भी उच्च का होता है, सूर्य भी उच्च का होता है। ये साल में एक ही दिन आ सकता है, जिस दिन सूर्य मतलब आत्मा का कारक, चंद्रमा का कारक, मन का कारक दोनों उच्च के ग्रह होते हैं। वो अक्षय तृतीया का दिन होता है और उस दिन किए कार्य, तो लोग सोना चांदी खरीदते हैं। सूर्य सोने का कारक है, चंद्रमा चांदी का कारक है, दोनों उच्च के हैं। और जब उच्च का ग्रह होता है तो चीज बहुतायत में होती है, मतलब बढ़ोतरी में होती है। तो मतलब चांदी या सोना अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से लोग खरीदते भी हैं, ये परंपरा में चलता आ रहा है। लोग शादियां करते हैं और अपने दुकान मकान की मुहूर्त करते हैं। तो वो जो कुछ भी है वो अक्षय रहेगा, वो टिका रहेगा, वो धन आपका टिका रहेगा। ऐसी उसकी मूलभूत भावना इस त्योहार के नाम के अंदर छुपी हुई है। तो हर त्योहार का ऐसा ही कुछ एस्ट्रोनॉमी का कॉज होता है, तो बाकियों पे किसी दिन और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है मतलब अमावस्या का है, तो अमावस्या के दिन मैंने ये सारी गणित की होगी। तो सूर्य जो है वो 12 डिग्री 53 मिनट का है। तो पहला नक्षत्र अश्विनी 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। तो उसके बाद भरणी आ जाता है। तो पहले नक्षत्र में और पहली राशि में, तो 112 को आपको 1 से भाग देना है। तो प्रश्न समय सूर्य राशि संख्या 1 है या नक्षत्र संख्या भी 1 है। मेरे ख्याल से राशि संख्या देखनी है, आपको कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी। मेरे को तो पढ़ाते पढ़ाते 27 नक्षत्र याद होगा जो मैंने अभी बोले हैं, आपको रटने नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी जिंदगी के अंदर। पर बस ये है कि क्योंकि पहला यहाँ पर दोनों सेम ही आ गए, ये ईश्वर कृपा से, और उत्तर भी सेम आ रहा है। सम संख्या है, इसका मतलब मृत्यु है। अब अपन इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एक जीवित व्यक्ति की है।
इसकी ये जो हिसाब किताब है, ये पिछली विधि से किया था, उसमें विषम संख्या आई थी इसलिए जीवित था। अब अपने दूसरी विधि में भी विषम ही आ रही है। दूसरी विधि को रिपीट कर देता हूँ आपके सिखाने के लिए, जिनको प्रथम विधि याद है उनके लिए। दूसरी विधि, लग्न की संख्या, प्रश्न लग्न की संख्या, और यहाँ पर एक नंबर जो है वो अष्टमेश, यहाँ पर बैठा है शुक्र, एक नंबर राशि में बैठा है, अष्टमेश की संख्या 15 नंबर आया, क्योंकि अष्टमी की संख्या एक ही है तो यहाँ पर एडवांटेज मिल रहा है, बड़ा सरल गणित हो गई। 15 इंटू 1 15 हो गया, और क्योंकि सूर्य की राशि भी एक है तो 15 में 1 का भाग दिया, 15 हो गया। मेरे को ईश्वर ने गणित सरल दी है, हो सकता है आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़े, पर उत्तर अगर सही है तो ये विधि सही है। तो मैंने आपके सामने आज 2 विधियां रखी हैं, और राशि संख्या लीजिएगा कि उन्होंने उदाहरण में राशि विधि से समझाया। तो मतलब सूर्य की राशि संख्या लेकर आप बड़े आराम से, बड़े मतलब आसानी से मृत और जीवित का पता कर सकते हो। 2 विधियां आज आपको दी हैं, और दोनों का सोर्स भी बताया। तो भगवत गीता में लिखा है, संशय आत्मा विनश्यति, जहाँ संशय है वहां आत्मा का विनाश है। तो संशय तो करना ही नहीं चाहिए। और ज्योतिष में भी संशय जहां आता है वहां ज्योतिष नहीं चलता। तो ज्योतिष में पराविद्या है, ज्योति प्लस ईश, ईश्वरीय ज्योति है, लाइट ऑफ गॉड है। हालांकि ज्योतिष का दूसरे मायने भी है, मैं इसको, ये मायना मुझे ज्यादा पसंद है। यहाँ ग्रहों की ज्योति से भी मतलब है, जब ज्योतिष हम पढ़ते हैं तो ज्योति प्लस ईश, ईश्वरीय ज्योति है। और हम इसमें जब भी हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर दें तो अपने इष्ट को याद भी कर सकते हैं। इष्ट को याद करके करें और अच्छा हो जाएगा। जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि मना किया गया है। व्यक्ति अपने में पूर्ण होना चाहिए उस वक्त, अपने आसन पर होना चाहिए प्रश्न का उत्तर देते वक्त। आज लोग भागते दौड़ते उत्तर दे रहे हैं। तो पुराना जमाने का गणित ऐसी नहीं थी, वहां पे ज्योतिष को दैवज्ञ का है, मतलब उसमें दैवत्व है, और दैवत्व से ही उत्तर मिलते हैं। तो इसको हम बिल्कुल गणित ना मान लें कि गणित की और उत्तर मिल गया, नहीं, ज्योतिष विद्या और विद्याओं से अलग है। उसको उसी प्रोटोकॉल में रखें तो आपको उत्तर सही मिलेंगे। चलिए आज बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्त्री पुरुष की कुंडली कैसे देखते हैं उसके 2 विधान बताऊंगा। आप लोग अपनी कोशिश करिएगा, मेहनत करिएगा। जो दूसरा विधान है वो जरूर मैंने कहीं से सुना था और उसका प्रमाण नहीं है, तो उस पर जो दूसरी विधि जो मैं दूंगा, कल ही बता दूंगा, उसके द्वारा टाइम करेक्ट भी कर सकते हैं शायद। तो चलिए, आपको अपने जो मुझे नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।